प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसमें हमने 4-5 प्रॉपर्टी पहले देख ली थी, कहाँ तक, जहाँ पे हमने देखा था कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। ये हमारे प्रीवियस वीडियो में है, तो उसमें आप देख सकते हो जाके। ठीक है, तो उससे आगे देखते हैं कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती, वहीं से ही शुरू में कर देता हूँ। तो हमने जैसा कि पता था कि सपोज करो एक फील्ड लाइन ये जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हमें पता है किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हमें उस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन देता है। ठीक है, अगर हम कहें इस पॉइंट पर दो फील्ड लाइन इस तरह से कट कर रही हैं तो इस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो हमें एक ही पॉइंट पर दो फोर्स की डायरेक्शन मिलेंगी, जो इम्पॉसिबल है। इसीलिए कभी भी दो फील्ड लाइन, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस या इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसके बाद कहीं पर भी अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर कहीं सी पॉइंट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, तो वही लिखने एट एनी पॉइंट if number of electric field line or more the value of electric field at that point is greater। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या ज़्यादा है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज़्यादा होगा। सही है, जैसे हमने यहाँ पर कोई देखा कि इस तरह से फील्ड लाइंस जा रही हैं हमारी आगे की तरफ, ठीक है, तो हमें पता डेंसर किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, भैया इधर की तरफ जा रही हैं। सपोज करो अगर मैं इस पॉइंट पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं तो इसमें बहुत सारी लाइंस यहाँ पर इंक्लूड होंगी, और सेम साइज का सर्कल अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर कम होंगी। तो नंबर डेंसिटी फील्ड लाइंस की यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो हमें पता है E1 जो है वो ग्रेटर होगा किससे, E2 से। सही है, और अगर इस तरह से लाइनें खींच रही हैं तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर किसी पॉइंट पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है, जैसे इस तरह से ये पैरेलल लाइन इस तरह से जा रही है सीधी सीधी, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो भी यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन उतनी है, इस पॉइंट पर देखूँ तब भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन उतनी ही है, सेम है ना, दोनों पॉइंट पर हमारी सेम है फील्ड लाइन। तो ऐसी कंडीशन में जितना E1 है यहाँ पर उतना ही क्या रहेगा, E2। तो इस कंडीशन में E1 बराबर हो जाएगा E2 के, और ये जो हमारा फील्ड है ये कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेचेबल नेचर की होती है। अब ये स्ट्रेचेबल नेचर क्या है, क्या होता है स्ट्रेचेबल नेचर? स्ट्रेचेबल का मतलब होता है कि अगर हम किसी बॉडी को खींच रहे हैं तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने की कोशिश कर रही है। सही है, इट ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस इट्स लेंथ, तब हम कहेंगे ये स्ट्रेचेबल नेचर का है। जैसे हमारी एक रबर बैंड है, तो रबर बैंड को जैसे हम खींच रहे हैं और वो वापस से अपने शेप में आने की कोशिश कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेचेबल नेचर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी स्ट्रेचेबल नेचर की होती है। तो इससे होगा क्या, उसको देखो। तो हमारी लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर स्ट्रेचेबल इन नेचर।
इससे होगा ये कि हमें ये पता चल जाएगा कि सेम चार्ज रिपेल क्यों करते हैं और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट क्यों करते हैं। वो ऐसा देखो, सपोज करो हमने यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज रखा और यहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज रखा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यस सर। इस तरह से, सही है भाई, इस तरह की फील्ड लाइन ही तो बनेंगी। दो अगर सेम चार्ज रखे हों, डिफरेंट चार्ज रखे हों आमने सामने, तो इस तरह की फील्ड लाइन बनती है। ठीक है, अब सोचो ये अपनी लेंथ को क्या कर रही है, रिड्यूस। तो जब रिड्यूस कर रही है तो ये कैसा प्रेशर अप्लाई करेगी, ये इधर से इसको, इधर से इधर को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगी। तो खींचेंगी तो इन दोनों में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इसमें जुड़ चुका है जाके, और ये अपने लेंथ को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। तो जब रिड्यूस करेंगी तो ये दोनों चार्ज कैसे आएंगे, पास पास। अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर हम दो सेम चार्ज रख दें यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो अगर ये दोनों सेम पावर के हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो बीच में एक पॉइंट आता है। अब देखो फील्ड लाइन इससे भी बाहर निकलेगी, है ना, और फील्ड लाइन इससे भी बाहर की तरफ निकलेगी, इससे भी आउटर है और इससे भी आउटर है, और दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर नहीं सकती। तो ये एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर अप्लाई करेगी, ये इस वाली को इधर दबाएगी और ये इस वाले को इधर दबाएगी। सही है, कट ये सकते नहीं है। तो इसमें होगा ये बीच वाले पॉइंट पर, ये जो मिडिल पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो वो दूसरे वाले को ज़्यादा दबा देगा। तो ये 0.20 से किधर सरक जाएगा, हल्के वाले की तरफ। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा वो दूसरे वाले को पीछे सरका देगा। तो यहाँ देखो ये लेटरल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो ये इसको पीछे की तरफ पुश कर रहा है, ये इसको पीछे की तरफ पुश कर रही है। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, रिपल्सिव। तो इसलिए ये दोनों सेम चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। समझ में आया। तो ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेचेबल नेचर की होती है। इस वजह से जो डिफरेंट चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके पीछे का रीज़न समझ में आ गया, ये है इसके पीछे रीज़न। नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इक्वल चार्ज का कॉन्सेप्ट तो मैं बस ये बता रहा था कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज करो ये भी 2 कूलम है और ये भी 2 कूलम, तो बीच वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सही है, बीचों बीच। ठीक, अगर इसको मैंने 5 कूलम कर दिया तो ये जो बीच से ये सरक के इसकी तरफ चला जाएगा, यानी इससे तो ज़्यादा दूर होगा, इससे कम दूरी पे होगा, यानी इसकी लाइन तो काफ़ी दूर तक फैलेगी इस तरह से। सही है, और इसकी जो है ये थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। समझ गए, इस तरह से होगा। सीधी सी बात है, जो ज़्यादा पावरफुल है वो हल्के वाले को क्या करेगा, दबा देगा। ठीक है, बस ये है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक और प्रॉपर्टी है। चलो, डाइपोल मतलब जिसके 2 पोल हों, जिसके 2 पोल हों। पोल का मतलब क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और मैग्नेट के केस में पोल आप लोग जानते हो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। सही है, यहाँ चार्ज के केस में पढ़ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहें, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल होगा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड फ्रॉम अ स्मॉल गैप फ्रॉम ईच अदर। सही है, एक दूसरे से बहुत छोटे से गैप पर प्लेस्ड होते हैं, इक्वल होगा और अपोजिट चार्ज होगा, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव Q है तो एक नेगेटिव 2Q हो जाएगा, वो भी नेगेटिव Q रहेगा, दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड from a small
डिस्टेंस ईच अदर। ठीक है, कैसे? देखो यहां पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा और यहां हमने एक माइनस क्यू चार्ज रखा, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मानी 2a। कितनी मानी? 2a। अब इस 2a का सीन क्या है, या 2a या 2l क्यों लेते हैं, इसको जरा समझ लो। डाइपोल फॉर्म होता है बेसिकली मॉलिक्यूल के अंदर, सही है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे NaCl है, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे हम मॉलिक्यूल लिया, एक एटम ये है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, और एक एटम ये है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसकी रेडियस हमने कहा यहाँ से यहाँ तक r है, और इसकी भी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? r। जब ये दोनों करीब आएंगे तो ये जुड़ सकते हैं बस इस लेवल तक, एक दूसरे में घुस तो जाएंगे नहीं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी रही? r, और यहाँ से यहाँ तक कितनी रही? r। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r। तो इसका पॉजिटिव यहाँ रहता है, इसका नेगेटिव यहाँ। ये बना एक डाइपोल। इसीलिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कितना लेते हैं? 2a ले लिया, 2l ले लिया, 2r ले लिया। समझ में आया? तो ये बनता है डाइपोल। इसको रिप्रेजेंट करके जब दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं, एक एरो शेप में। ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। समझ में आया? तो डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल वो होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये याद रखना, क्लियर। अब डाइपोल फॉर्म कैसे हुआ? जैसे H2O है, H2O, सही है, इसमें H प्लस है और O माइनस है तुम्हारा, ठीक है। H प्लस होता है और O है तुम्हारा माइनस। तो ये किस तरह से होगा? जैसे O तो रहेगा बीच में यहाँ, और एक H यहाँ जुड़ा रहता है और एक H यहाँ जुड़ा रहता है, ठीक है, समझ गए। ये तुम्हारा O है यहाँ ऑक्सीजन, और एक H यहाँ और एक H यहाँ, इस तरह से जुड़ा रहता है। इसके बीच का जो लगभग एंगल है 150 के करीब में होता है, यानी ये दोनों इनके बीच में लगभग ये 150 डिग्री के समथिंग होगा। देख लेना, मैं बता देता हूँ एक बार। एक 105, 150 नहीं, 105, 100, ठीक है, 105, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक डाइपोल। कैसे बना? इसको जरा देखो भाई। O हमारा नेगेटिव है, तो ये हमारा यहाँ आ गया O नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव। इन दोनों का अगर सेंटर निकालूंगा तो दोनों का सेंटर बीच में आएगा यहाँ, तो सेंटर यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन के लिए, H2 के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए। तो ये डाइपोल बन गया, समझा। तो ये इस तरह से जो ये है, ये हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है। कौन सा? जल, यानी कि H2O, यानी कि वाटर, ठीक है। तो डाइपोल समझ में आया, डाइपोल की डायरेक्शन समझ में आई, ठीक है। क्या बनता है? अगर कोई बोले कि बताओ कोई डाइपोल है, तो तुम्हारा पानी के जो मॉलिक्यूल हैं ये भी एक डाइपोल है, सही है। CO2 भी एक डाइपोल है, NaCl भी डाइपोल है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है? नमक डाइपोल नहीं है? फिर सही है। तो ये सब डाइपोल हैं, जो डाइपोलिक प्रॉपर्टी, जो पॉजिटिव नेगेटिव लेके बैठे हुए हैं, है ना। डाइपोल का नेट इलेक्ट्रिक नेट चार्ज कितना? डाइपोल का 0, क्योंकि जितना उसका पॉजिटिव उतना ही उस पर नेगेटिव है।